हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, टारगेट बैच में हमारा पॉलिटी लगभग समाप्त होने को है और उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। ग्रंथ बनाकर संग्रहालय में न रखें अपने, उसको पढ़ना भी है आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह से लिखा है हमने, सारे अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको याद रखने वो मैं सारे अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से याद रखने हैं। क्योंकि देखो सारे मैं आपको लिखा चुका हूँ, तो केवल अनुच्छेद में बताऊंगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। साथ ही इस क्लास में हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, कहाँ से लिए गए हैं, क्या है, कब संशोधन हुआ, ठीक है। संबंधित केस लॉ कौन सा है, और साथ ही उसके अलावा हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 25 से 30, ज्यादा नहीं, ठीक है, इतने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए हैं उनके संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए, आगे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही देखो, कल शनिवार है, तो कल पॉलिटी के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे करंट अफेयर्स की क्लास अभी तैयार करनी है संडे वाली, तो हो सकता है समय न लगे, क्योंकि संडे को आपको 2023 का ईयरली करंट अफेयर्स वो भी अति महत्वपूर्ण है, वो भी कराना जरूरी है। जैसे उत्तराखंड का मैंने दिया आपको, ठीक है, ऐसी ईयरली करंट अफेयर्स 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी कराना आपके लिए, वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही देखो, आज आपको अल्मोड़ा जिले की क्लास मिलेगी शाम को, और कल कुमाऊं के संबंधित जो कहावत है उसकी तीसरी क्लास आप लोगों को कल मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कल आपकी ये क्लास न भी आए, लेकिन अगर आएगी तो इसमें हम महत्वपूर्ण कुछ आयोग, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में ऐसे ही टॉपिक अप रहे हैं, कुछ आयोग जो गठित हुए हैं, केस लॉ जो हैं, और साथ ही बस ये दो तीन चीजें ही हैं। या हो सकता है मैं आपको इसको होमवर्क के लिए दे दूं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कल को आपकी क्लास मतलब आ भी सकती है, नहीं भी, तो मैं कम्युनिटी के माध्यम से आपको बता दूंगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो भी तैयार करना है, ठीक है। 300 प्रश्न मतलब टाइप करने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है, ठीक है। तो वो करना है। तो साथ ही देखो, प्रस्तावना भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था लगातार, कोई फौजी साहब है, ठीक है, आपका जो कमेंट आ रहा था देखो, कि जियोग्राफी और कंप्यूटर की क्लास है, पॉलिटी समाप्त तो होना है, तो सोमवार से हम यहाँ पर जियोग्राफी ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हम केवल इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम अभी जियोग्राफी को पूरा विस्तार से पढ़ सके। यदि विस्तार से पढ़ोगे तो कम से कम जियोग्राफी में ही आपका 3 से 4 महीना लग जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर केवल भारत का भूगोल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत का भूगोल ज्यादातर हम मैप से उसमें देखेंगे, और साथ ही नदी तंत्र देख लेंगे, और मतलब महत्वपूर्ण चीजें जितनी भी हैं 8-10 क्लास में हम कवर कर लेंगे उसको। साथ ही जो आपकी दूसरी क्लास चल रही है वहां पर कुमाऊनी कहावतें, उसके पश्चात गढ़वाली कहावतें, फिर संस्कृति से संबंधित यहाँ की कुछ प्रथाएं इत्यादि, वो सब चीजें मैं आपको शाम की क्लास जो चल रही है उसमें करवाता रहूंगा, ठीक है, जैसे जैसे समय मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, मान के चलो कि 10 मार्च तक आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। मार्च के महीने में होना है, तो 3 और 10 मार्च का टारगेट लेके चलो, क्योंकि 17 मार्च को कोर्ट का पेपर है और 24 मार्च को होली है, ठीक है। तो संभव है कि 10 मार्च तक ही आपका पेपर हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। लगभग 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 40 दिन भी नहीं है, लगभग 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इसको आप जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो आपके ग्रंथ करवा दिए, देखो पॉलिटी पूरा हो गया है, उत्तराखंड पूरा हो गया है, कहावतें हमारी चल रही है, उत्तराखंड संस्कृति, मतलब उत्तराखंड तो हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, करंट अफेयर्स आपको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, 2022 2023 का भी मैं करा दूंगा, बिनसर ईयर बुक से भी जो सवाल करवाने वो भी करवा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही रीजनिंग एक रह रहा है, रीजनिंग भी मैं करा दूंगा आपको शीघ्र ही, ठीक है। रीजनिंग की क्लासेस भी मैं आपको अतिरिक्त क्लास देनी पड़ेंगी लग रहा है, क्योंकि समय नहीं हो पाएगा इतना कि आप लोगों को ज्यादा सवाल, ज्यादा क्लासेस उपलब्ध, क्योंकि समय कम है पेपर में, तो उसके लिए अतिरिक्त क्लासेस मुझे लानी पड़ेंगी, ठीक है। रीजनिंग में करा दूंगा। साथ ही जियोग्राफी शुरू करना है, जियोग्राफी के पश्चात कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। कंप्यूटर में ही हम हिंदी कंप्यूटिंग भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जहां पर फॉन्ट इत्यादि जो हिंदी में सवाल आता है कंप्यूटर का, उसको हम कंप्यूटर में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखो, आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा, उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन्हें हम पहले कवर करते हैं, जैसे रीजनिंग इत्यादि स्कोरिंग है, क्योंकि कई सारे बच्चों को रीजनिंग में दिक्कत होती है। भाई 10 नंबर का सवाल है, अगर 10 में से 7-8 नहीं आए तो आप वैसे ही फिर सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन देखो, बारिश का मौसम है, ठीक है, बरसात भी हो रही होगी, कई सारी जगह बर्फ भी गिर गई होगी, तो भाई ठंड भी होगी, है ना। और रजाई और आपके बीच जंग भी चल रही होगी,
तो इस जंग में रजाई को हावी न होने दें, है ना। समय कम है आप लोगों के पास। देखो यही महीना ठंड का भी और यही महीना पढ़ाई का भी है। अगले महीने ना ठंड रहेगी और पेपर भी हो जाएगा, मतलब न पढ़ने के लिए समय मिलेगा और ठंड भी नहीं रहेगी। तो अब ठंड को, या तो ठंड को जीत जाने दो, खुद पर हावी हो जाने दो, ठीक है। सोए रहो 8-9 बजे तक, धूप खिले तो उठो, धूप सूर्य अस्त और आप लोग फिर सो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से या तो ऐसा करो, यदि अब पढ़ना है तो फिर कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त करना है तो रजाई से अलग बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको यदि कुछ करना है, चाहिए जीवन में, यदि कुछ चाहिए तो फिर कुछ अलग तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप सभी समझदार हैं, हर क्लास में ये चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ, कौन कौन से आपने ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण जो है, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो 1 से लेकर 3 तक का भाग 1 में था, 1 से लेकर 3 अति महत्वपूर्ण, ठीक है। 5 से लेकर 11 भाग 2 में था। रिवीजन तो नहीं कराना ना इनका, 1 से लेकर 3 में रिवीजन की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया होगा। 5 से 11 आपने सब याद कर रखा होगा। तो फिर भी देखो मैं बता देता हूँ आपको, 5 से लेकर 11 भाग 2 में आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। 12 आप ध्यान रखिएगा राज्य की परिभाषा, 13 अल्पीकरण को, बाकी 14 से लेकर 32 तक का भाग 3 में आपने ध्यान रखने हैं। मतलब बाकी भी अन्य भी रखने हैं, भाग 3 में अन्य भी रखने हैं आपने, 12, 13, बाकी 33, 34 और 35। भाग 4 में आपने देखो 36 से लेकर 51, 36 में राज्य की परिभाषा, यहाँ 12 में राज्य की परिभाषा थी, ठीक है। भाग 4 में इतने आपने ध्यान रखने हैं। अब देखो भाग 5 केंद्र राज्य संबंध था, हमने यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा था 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, पकानिकों का द्वयोदशांक, ठीक है। उसके बाद 62 आपने ध्यान रखना है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति आ जाएगा उसका निका चूसा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, 63 से लेकर 70 तक, ठीक है, 69 तक हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 70 में फिर राष्ट्रपति पद की, इसके अतिरिक्त जो रिक्तता होगी वहां पर उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, 70 में आगे, ठीक है। 71 आपने ध्यान रखना है, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कहां पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 72 क्षमादान की शक्ति आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार महत्वपूर्ण नहीं है। 74 आपने ध्यान रखना है। 75 देखो मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। प्रधान जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। 76 महान्यायवादी, ठीक है, 76 महान्यायवादी। 78 प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह देने की जो जिम्मेदारी है वो। 79 देखो संसद, ठीक है। 80 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा का गठन। 81 लोकसभा। 82 परिसीमन, ठीक है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन कराया जाएगा। 85 संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक है, विघटन और साथ ही स्थगित करना कार्यवाही। 86 अभिभाषण, कल देखो कल बजट सत्र हुआ है तो परसों राष्ट्रपति का क्या हुआ था, अभिभाषण हुआ था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष बजट सत्र सबसे पहले होता है और बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का, बजट सत्र नहीं मतलब साल में जो पहला सत्र होगा उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो बजट सत्र ही सबसे पहले होता है, इसलिए बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 के तहत हुआ। अब जब नई लोकसभा गठित होगी, अनुच्छेद 87 के तहत जब जब पहली बार उस लोकसभा का क्या होगा, पहला जो कार्यवाही चलेगी सदन की, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, वो विशेष अभिभाषण होगा जब नई लोकसभा गठित होगी। तो अनुच्छेद 87 में आ जाएगा, ठीक है। 88 महान्यायवादी का अधिकार। 89 में क्या था, राज्यसभा सभापति उपसभापति। 93 में लोकसभा सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 107 विधेयकों के पूर्व स्थापन कैसे होना है। 108 संयुक्त अधिवेशन। 109 धन विधेयक की परिभाषा। 110 धन विधेयक। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 विनियोग विधेयक। 117 वित्त विधेयक, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 120 संसद की भाषा और 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये आपने इतने ध्यान रखना है, ठीक है। ये अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है, देखो 1 से 3, 5 से 11, 14 से 32, 36 से 51, यहाँ पर 51 का क भी है, एक मूल कर्तव्य है, 51 का एक, ठीक है। बाकी 52 से 61, 63 से 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, ये सब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखो 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 129 अभिलेख न्यायालय होना। 131
क्षेत्र 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी क्षेत्राधिकारिता, आरंभिक क्षेत्राधिकारिता 131 महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी जो अन्य 134, 35, 36 महत्वपूर्ण कुछ नहीं। 137 न्यायिक पुनरावलोकन महत्वपूर्ण, ठीक है। और 139 रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त। 141 सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है सभी पर लागू होते हैं, ठीक है। और 143 राष्ट्रपति को परामर्श देने की, राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। साथ ही 148 में अपने कैग ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम राज्य सरकार में, जो कि क्या है भाग 6। ये अनुच्छेद देखो आपको महत्वपूर्ण है और याद होने चाहिए, ठीक है। देखो ये सारे अनुच्छेद आपको महत्वपूर्ण याद होने ही चाहिए, आप कोई भी परीक्षा दें। अब कई सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि एसआई के लिए अलग से पढ़ाया जाए या फिर अन्य जो एग्जाम है उनके लिए अलग से पढ़ाया जाए। भाई पढ़ना तो आपको यही है, इतिहास उत्तराखंड आप पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, वहां भी यही चीजें उत्तराखंड की पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डीप तो संभव ही नहीं है पढ़ना, है ना। इससे ज्यादा डीप तो कुछ है ही नहीं जो परीक्षाओं में आएगा। बाकी देखो डीप यदि आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं तो अनुच्छेद में आपको बता ही चुका हूँ सारी चीजों को, पॉलिटी में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, भले ही क्लासें कम है लेकिन मैटर आपका कंप्लीट है ना। तो आप बाकी देखो महत्वपूर्ण चीजें भी बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद कौन सा पूछा जा सकता है। राज्य सरकार भाग 6 है, ठीक है। जो राज्यपाल थे उनके लिए क्या थी, पकानिक आयोसस, ठीक है। पकानिक आयोसस यानी कि 152 में राज्य की परिभाषा थी, 153 से पकानिक आयोसस 159, ठीक है। 153 से 159 ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने। और 100 यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की, ठीक है। और 162 में ध्यान रखिएगा, 162 रहने दीजिए, ठीक है। 161 क्षमादान की शक्ति थी, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति महत्वपूर्ण है। 163 राज्य के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। और 165 राज्य के महाधिवक्ता, ये ध्यान रखने आपने। 167 ये आपने ध्यान रखना है मुख्यमंत्री की राज्यपाल को जो सलाह देने की शक्ति है। 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का सदन, 170 ठीक है विधानसभा का गठन, 171 विधान परिषद, ये आपने ध्यान रखने थे। 202 राज्य के लिए बजट, ठीक है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में आया है, ठीक है। 212 जो 210 सॉरी 210 ठीक है 210 में ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य की जो विधानमंडल की भाषा होगी। और 213 में क्या जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। ये आपने राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसी में हाईकोर्ट के देखो 214, ठीक है 214 राज्य के लिए हाईकोर्ट होगा। 215 हाईकोर्ट का गठन और 216 हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। 226 हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति और 231 ठीक है दो राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है 231 में। फिर 235 से लेकर 237 तक आता है कौन सा, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसमें आपने जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश 233 में, ये सब आपने ध्यान रखना है। फिर देखो भाग 6 तक हो गया। भाग 7 में आपका अनुसूचित, ठीक है वो महत्वपूर्ण भाग 7 निश्चित हो गया। संघ क्षेत्रों के संबंध में जो प्रावधान है भाग 8 239 अनुच्छेद, ठीक है 239 आपने ध्यान रखना है। इसमें 239 क 239 क ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है सारे 239, ठीक है। तो 239 में क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी के संबंध में, मतलब 239 वैसे केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। 239 को क्या कहता है, जो दिल्ली और पुदुचेरी वहां पर विधानसभा के गठन की चर्चा करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ये भी इसी में कहा गया 239 का, ठीक है। ये दिल्ली से संबंधित है, ये मुख्यतः दिल्ली से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है 239 का, ठीक। अब देखो भाग 9, सारे भाग भी यहाँ पर रिविजन हो रहे हैं आपके। देखो अनुच्छेद भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 243 अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें 243 में आपने देखो पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है 243 में ग्राम पंचायत है। इसी में भाग 9 का क 9 का ख, ठीक है नगर पालिकाओं का गठन, मतलब नगर निकायों का गठन और सहकारी समितियों का गठन, ठीक है सब आपने ध्यान रखना। लेकिन 243 में भी कुछ महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसमें आप देख लो, एक 239 आई होगा, 243 सॉरी 243 आई और 243 के, ठीक है ये दो आपने ध्यान रखना है। ये वित्त आयोग हो जाएगा राज्य का,
बाकी देखो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, हो सकता है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो तो आप लोग वहां पर उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बता रहा हूँ। साथ ही देखो 243 आई जो राज्य यहाँ पर वित्त आयोग और इनका निर्वाचन कैसे होता है ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो लगातार पूछे जाते हैं। अब देखो भाग 10 SC/ST का प्रावधान है तो अनुच्छेद 244 महत्वपूर्ण है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 महत्वपूर्ण है, 249 महत्वपूर्ण है, 250 महत्वपूर्ण है, 253 महत्वपूर्ण है, ठीक है, 262 और 263 ये आपने ध्यान रखना। देखो अनुच्छेद 245 249 50, ठीक है, 253 महत्वपूर्ण है, जो भी विधि है वो अंतरराष्ट्रीय विधि है, ठीक है, भारत सरकार कैसे लागू करती है। 262 में क्या है, नदी जल विवाद, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। भाग 12 है वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, भाग 12 में है, ठीक है, भाग 12 में। इसमें देखो आपने जो अनुच्छेद ध्यान रखना है 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, ठीक है, और साथ ही 275 जो राज्यों को विशेष सहायता मिलती है, ठीक है, विशेष अनुदान मिलता है केंद्र से। 279 का क एक, ठीक है, ये जीएसटी परिषद है। 279 280 वित्त आयोग और 280 का एक वित्त आयोग का गठन, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो हाल ही में 16वां वित्त आयोग बनाया है, कौन है अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। बाकी 4 अन्य सदस्य उसमें, अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। कब गठित हुआ था, 31 दिसंबर सन 2023 को, ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपेगा, 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट सौंपने वाला, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे अगले 5 साल के लिए, ठीक है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन थे, नंदकिशोर सिंह। 16वें के कौन बने, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखिएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है, शक्ति कहाँ है, 280। अध्यक्ष की नियुक्ति किसमें, 280 का एक में, ठीक है, अनुच्छेद 280 आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इसमें महत्वपूर्ण है 300 को आपने ध्यान रखना है। 300 को क्या है, संपत्ति का अधिकार। भाग 13 व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, आपका महत्व नहीं है, ठीक है। भाग 14 जो सेवाएं हैं, लोक सेवाएं, ठीक है, इसमें 300 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 315 आपने ध्यान रखना है लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, ठीक है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा, ठीक है। 315 में जो लोक सेवा आयोग के गठन, ठीक है, राज्यों के लिए और जो संघ के लिए उसके लिए। भाग 15 आप ध्यान रखिएगा, निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 324 महत्वपूर्ण है और 326 महत्वपूर्ण है। 324 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 324, और 326 आपको निर्वाचन का अधिकार देता है, ठीक है। भाग 16 विशेष प्रावधान आपके लिए करता है कुछ वर्गों के लिए, जिसमें अनुच्छेद 330 महत्वपूर्ण है, 331 महत्वपूर्ण है, 332, 333 और 334। देखो महत्वपूर्ण क्यों है, 330 में क्या था, पूरा पढ़ा रखा मैंने आपको, ठीक है। 330 में क्या था, जो लोकसभा है वहां पर रिजर्वेशन। 331 में आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में मनोनयन का संबंध था। 332 में राज्य विधानसभा में रिजर्वेशन, ठीक है। 333 में क्या था, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय का रिजर्वेशन, और 334 में क्या था, इनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाना, कि आगे कैसे कैसे बढ़ाया जाएगा। 330 का को हाल ही में जो जोड़ा है, 330 में संशोधन हुआ है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 332 में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, ठीक है, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है उसके जरिए। साथ ही देखो 338 ध्यान रखिएगा, 338 जो अनुसूचित जाति आयोग है, 338 का को, 338 का को अनुसूचित जनजाति आयोग, 340 ओबीसी आयोग, 342 और 341 और 342, ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं इन्हें यह अधिकार होगा कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति है और कौन सी जाति अनुसूचित जाति है, ये संसद तय करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 300 ये उतने महत्वपूर्ण ना भी है ना, फिर भी आप लोग चलो देख लीजिएगा, 340 और 342 देख लीजिएगा। अब देखो राजभाषा, भाग 17 अनुच्छेद 343 महत्वपूर्ण है, 344 महत्वपूर्ण, 343 संघ की भाषा राजभाषा, 344 समितियां गठित इसके लिए, ठीक है। 345 ध्यान रखिएगा, 348 ध्यान रखिएगा, ठीक है, 350 और 351 ये अनुच्छेद आपने यहाँ पर ध्यान रखने। साथ ही देखो भाग 18 इसमें आपने 352 से लेकर 360 तक का जो भी पढ़ा रखा है ध्यान रखना, ठीक है।
भाग 19 अनुच्छेद 365 ध्यान रखना, जो कि आपातकाल से संबंधित है। और भाग 20 में आपने ध्यान रखना अनुच्छेद 368 जो कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार आपका रिवीजन भी हो गया, लिख भी दिए हैं। तो ये सारे अनुच्छेद आपको मुखाग्री, देखो जैसे मेरे को याद है ना, ऐसे ही आपको याद हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। एक आध अनुच्छेद पढ़ के जाओगे पॉलिटी में कुछ नहीं होता है। अगर मिलाने के लिए 4 अनुच्छेद आपको दे दिए जाए ना तो आपको आने चाहिए, क्योंकि इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें देखो व्यर्थ है पढ़ना। कई सारे बच्चे हो सकता है संविधान की जो वेयर एक्ट आता है छोटा सा, उसको लेके बैठे हो, सारे अनुच्छेद पढ़ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही स्मार्ट तैयारी, यहीं से आपको सवाल आते हैं हमेशा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पुराने 20 पेपर उठा के देख लो, इन अनुच्छेद से बाहर आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा पॉलिटी में, ठीक है। बाकी संसदीय समितियों से मिल सकता है, संस्कृत जो संसदीय प्रक्रिया उससे मिल सकता है, अन्य चीजें भी हैं। साथ ही एक और चीज आप लोग नोट करिएगा, इसी क्लास के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, ठीक है, कैसे संविधान का डेवलपमेंट हुआ, उसका मैं लिंक शेयर करूंगा। मैंने पहले पढ़ाया था, बहुत पहले शुरू में जब मैंने क्लासेस की थी, ठीक है, वहां पर मैंने बहुत बेहतरीन समझा रखा है उसको, तो यहाँ पर उसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां से लिंक मैं शेयर करूंगा और आपको बहुत अच्छा वो लगेगा, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड के माध्यम से ही समझा रखा है, टाइप किया हुआ मैटर नहीं है, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब समझ में आ जाएगा क्योंकि अब आप संविधान समझ चुके हैं। अब आपको थोड़ा बहुत जिज्ञासा भी होगी कैसे संविधान आखिर विकास हुआ, अब ये समझ सकते हैं। अब मैं शुरू में आपको संवैधानिक विकास पढ़ा देता ना तो आप बोर हो जाते पॉलिटी से। पॉलिटी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको बस पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बेहतर उसको पढ़ सकते हैं उतना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसको अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको बोरिंग न लगे, ठीक है। तो जियोग्राफी यहाँ पर हमारी क्लास शुरू होगी, कल की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि आएगी तो देखो भारत के संवैधानिक स्रोत हम देखेंगे, साथ ही उसमें कुछ आयोग हम देख लेंगे, ठीक है। साथ ही जो विभिन्न तरह के आयोग हैं वहां पर जो अध्यक्ष हैं, रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ये सारी चीजें हम चर्चा कर लेंगे यदि क्लास आएगी तो। क्योंकि यदि समय लगा तो ही आ पाएगी, क्योंकि सभी क्लास टाइप करनी है तो कहीं ना कहीं समय उसमें मेरा बहुत सारा जाएगा। साथ ही ऑफिस के साथ साथ देखो इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप लोगों के लिए अतिरिक्त तो कुछ कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रयास यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपका मैटर कवर करा सकूं, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है, या तो करंट अफेयर्स छोड़ देता तो फिर कोई हो सकता है वहां से 1-2 सवाल आ जाए, तो आप लोगों के लिए वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पॉलिटी तो है, ये क्लासेस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो अन्य चीजें हैं वो भी सारी महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। सवाल अब कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो सारे कुछ जो सूचकांक हैं वो जारी उसमें कवर हो जाएंगे, कुछ जो पुस्तक आ रखे नहीं, कुछ जो सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, कुछ जो अभ्यास हुए हैं, सैनिक अभ्यास, वो सब चीजें उसमें 300 सवालों में कवर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए कल की क्लास यदि ना भी आई तो आप लोग निराश ना हो, सोमवार से आपका जियोग्राफी कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ और शुरू होने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके अनुच्छेद हैं जो आपने ध्यान रखने। देखो अब इसमें आपके 22 भाग भी कंप्लीट हो गई और अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने। अनुसूची आपने पहले पढ़ ली है, 8वीं अनुसूची में आपको याद करा चुका हूँ, बाकी अनुसूची आप स्वयं से पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना 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 क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का शुरुआती अंश, ठीक है। भारतीय संविधान का जो निचोड़ है, भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें निहित हैं, क्या क्या आपको है, क्या क्या नहीं है, ये सब चीजें यदि आप प्रस्तावना ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान आखिर है क्या, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निचोड़ के तौर पर हम देखते हैं प्रस्तावना को कि भारतीय संविधान में क्या क्या निहित है, ठीक है। तो देखो इसमें हम चर्चा करेंगे, तो यदि आप इसको एक बार लिख लें, एक बार हम पहले, ठीक है। प्रस्तावना देखो याद आपको होनी चाहिए, प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए यदि आप तैयारी करें, क्योंकि यदि प्रस्तावना याद है और प्रस्तावना आप समझ लिए तो पॉलिटी मतलब आपको फिर अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पॉलिटी याद करने में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। वो क्यों, देखो प्रस्तावना क्या बोलती है, हम भारत के लोग, ठीक है। आशय क्या है इससे, मतलब जो भारत में शक्ति निहित है ना वो किस में है, जनता में। हम क्या है, भारत के लोग, मतलब कहीं ना कहीं शक्ति क्या है, जनता में निहित है। क्यों, क्योंकि यदि जनता किसी को चाहे तो सरकार जिसकी चाहे, मतलब सर्वशक्तिमान क्या है यहाँ पर, जनता है।
भारत में सर्वशक्तिमान क्या है? जनता है। और हम भारत के लोग क्या है? एक एकता का प्रतीक भी है, ठीक है, हम भारत के लोग, है ना। ऐसा थोड़ा ना मैं भारत का नागरिक नहीं है ना, किसी सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं है, हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत में शक्ति नहीं थे वो जनता में है, और जनता क्या है? एक है, पूरी जनता क्या है? एक है, मतलब सब में एक समान भाईचारा, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो हम भारत के लोग, अब देखो भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब इनका मतलब भी मैं साथ साथ ही समझा रहा हूं, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो एक तरफ आप लोग इसको इसको लिखने के लिए कुछ लाइनें छोड़ लो, 15 लाइनें, और नीचे इनका अर्थ भी लिखते रहो। हम भारत के लोग का मैंने जैसे बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? संप्रभु राष्ट्र की ओर ये संकेत कर रहा है, मतलब भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि भारत में जो विदेशी निर्णय हैं वो भारत सरकार चाहे तो लागू करे, चाहे तो न करे। मतलब भारत सरकार अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। भारत सरकार किसी का भी उपनिवेश वर्तमान में, मतलब किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है, किसी का गुलाम नहीं है, स्वयं में निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, और अपने निर्णय अपने देश में स्वयं से ले सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, माना संयुक्त राष्ट्र संघ कोई फरमान जारी करता है तो भारतीय सरकार स्वतंत्र है कि उसको चाहे तो लागू करे, चाहे तो न करे। इसको क्या बोलते हैं हम? संप्रभु राष्ट्र, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आ जाएगा कॉमा, ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी क्या होता है? समाजवाद क्या होता है? मतलब भारत क्या एक समाजवादी देश है, जहां पर जो संसाधन है, ठीक है, उनमें दोनों वर्गों का, निजी वर्ग का भी और सार्वजनिक वर्ग का भी समान क्या होता है? योगदान रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक समाजवादी समाज है, भारत में समाजवादी अवधारणा है, ठीक है। मतलब जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ रहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जहां पर साथ साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवादी। तो भारत में कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो देखो, अब ये इतनी गहरी शब्दावलियों में आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत जो राष्ट्र है, भारत देश किसी एक धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत में क्या है? अनेकता में एकता, मतलब भारत में कई सारे धर्म है ना, भारत में कई सारे धर्म है, भारत में कोई एक विशेष धर्म नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सभी धर्म क्या है? एक समान है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, यानी कि भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता चुनाव करती है, ठीक है, यहाँ पर जनता वोट डालती है। वोट डालना क्या हुआ? लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दी है? कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है, क्या है? शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है, गणराज्य भी है साथ में। यानी कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्या होता है? नियुक्त होता है, ठीक है, उसको जनता चयनित करती है, भले ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है लेकिन चयनित उसको जनता ही करती है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसको चयनित करते हैं बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आप इसको समझोगे तो देखो, याद करना तो बहुत ही आसान है। अब रट्टा मारोगे, कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, रट्टा मारते हैं संविधान की प्रस्तावना। हालांकि देखो, जरूरी नहीं है कि आपको याद हो ही हो, अगर रट्टा मारते हैं तो तब याद ना करें। यदि आप समझ के याद करते हैं तभी आप याद करिए, क्योंकि आपको शब्दों, जो शब्द है उनका अर्थ भी पता चलना चाहिए, ठीक है। आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पॉलिटी में प्रस्तावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। वैसे ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। देखो, अधिकारों की मांग तो हर कोई करता है, ठीक है, अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो हर कोई कोर्ट चला जाता है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं हम अपने कर्तव्यों को पूर्णतया ईमानदारी से निभाते हैं, जबकि हमें वो ज्यादा निभाने चाहिए, है ना। हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, ठीक है, तो छोटी 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 चीजें हमें कहीं ना कहीं देश के लिए हम छोटा सा ही योगदान क्यों ना दें, लेकिन हमें देना चाहिए। हमारे कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, या फिर जितने भी हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं
उन कर्तव्यों का यदि हम पालन करें पूर्णतः ईमानदारी से, ठीक है, तो देश में अपने आप में ही क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। बीच बीच में अलग अलग अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जैसे अभी आप देखते होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में से कूड़ा उठाने की, कूड़ा निस्तारण की जो प्रक्रिया होती है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना, पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत मतलब अच्छे अच्छे पदों पर भी रहते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन देखो जब सरकार आपको बोल रही है कि जैविक और अजैविक कूड़ा अलग अलग रखो, तो आप अपने घर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपका एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आपका कर्तव्य है ना। तो घर से क्यों ना उसको शुरुआत की जाए। मतलब जो आपके पर्यावरण मित्र आ रहे हैं उठाने के लिए, वो भी तो भाई इंसान है, तो क्यों आप उन्हें बोल रहे हैं कि आप ही अलग करिए। स्वयं अपने घर से उसको अलग करके, सरकार बोल रही है दो, लेकिन नहीं देते हैं, अपने कर्तव्य ही नहीं समझते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी ना नहीं कर सकते लोग, तो आपको करना चाहिए। मतलब जो नहीं कर रहा है उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, उसको ये सब चीजें, इनका पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, ठीक है। आपके लिए इसलिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं। अधिकारों का यदि थोड़ा सा भी उल्लंघन हो जाए ना, तो सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं, सीधा, बिल्कुल एक दिन का समय नहीं लगेगा। लेकिन कभी झांक कर देखिए आपने कर्तव्यों का कितना पालन किया है। अपने कर्तव्य भी समझिए, आपको जरूरी है, आपके अधिकार पता है, लेकिन कर्तव्य भी तो आपके जो बनते हैं उन्हें आप लोग पूरे दायित्व के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन कीजिए, ठीक है। तो मतलब दोनों बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, एक ही शब्द है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय अब देखो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरह के न्याय की चर्चा की गई है। तीन प्रकार का न्याय है, एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ये तीन तरह के न्याय की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चर्चा की गई है। सामाजिक न्याय क्या होता है, मतलब भारत सरकार, मतलब समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। कोई धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ये भारतीय संविधान ऐसा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय मतलब हर किसी को समान अवसर मिलेगा आजीविका के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ग है उसको, मतलब वंशानुगत कोई प्रणाली ऐसा नहीं है, राजा का बेटा राजा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वंशानुगत। हर किसी को समान अवसर है। कोई चाहे नौकरी की तैयारी करे, कोई चाहे अपना बिजनेस करे। मतलब आपको अनुच्छेद 19 का 6 मैंने पढ़ाया था, व्यवसाय की स्वतंत्रता। 19 का 7 था, वैसे 6 निश्चित हो गया था, वर्तमान में 6 ही है, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या है, सबको देखो वोट डालने का अधिकार, 18 साल पूरे हो गए तो हर किसी को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है। फिर वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको मिलता है ना। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, महिला हो, पुरुष हो, है ना। तो हर किसी को क्या, ये राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय में समझा चुका हूँ, आर्थिक न्याय। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो तीन तरह के न्याय की चर्चा करती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब याद हो रही ना आपको, देखो जैसे जैसे आप शब्दों को समझते जाएंगे आपको प्रस्तावना याद होती रहेगी। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अब कौमा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। देखो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपने विचार आप रख सकते हैं, अभिव्यक्ति उनको कर सकते हैं, विश्वास, ठीक है, धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और उपासना, पूजा का अधिकार भी, ठीक है। ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, कम प्रतिष्ठा,
एवं अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने वाला है। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा भी तो जरूरी है ना। वैसा थोड़ा ना किसी व्यक्ति का इतना शोषण हो गया मतलब उसकी जो गरिमा है, ठीक है, वही नहीं रही, उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, लेकिन इससे भी जरूरी, ज्यादा जरूरी क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता किसकी, राष्ट्र की। मतलब ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे हमेशा। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। अब एकता और अखंडता कैसे आएगी, जब व्यक्तियों में भाईचारा होगा, आपसी भाईचारा होगा। अब अगर दो चार लोग आपस में लड़ते रहेंगे, देश में सभी लोग लड़ते रहेंगे, तो भाईचारा नहीं होगा, तो फिर एकता कहां से रही। एकता कब होगी, जब सभी लोगों में क्या होगा, भाईचारा होगा। ठीक, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये बंधुता बढ़ाने के लिए, देखो मतलब ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा बढ़ाना है जो एकता और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए इसको। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, बस इतना ही तो है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, इस तरह से ही है ना प्रस्तावना, अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, यहां पर मिति मार्गशीर्ष आ जाएगा। मतलब ये तो जो मेन है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल, ठीक है, संवत सन 2006 विक्रमी। ठीक है, यहां पर दिनांक भी है, यहां पर दिनांक छूट के, दिनांक 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत सन 2006 विक्रमी अपनी संविधान सभा में, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। देखो, जो भी कुछ भी इसमें छोटा है नहीं। ठीक है, तो प्रस्तावना आपने ध्यान रखनी है। प्रस्तावना क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द में इसका आपको समझा चुका हूं। तो इसमें देखो, प्रस्तावना में आप एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया, रूसी क्रांति से, रूस की क्रांति से। लिख लो आप लोग। ठीक है, पूरा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, साथ देखो अन्य जो फैक्ट है इसमें, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, स्वतंत्रता, समता प्लस बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, कब हुई थी, क्रांति हो जाएगा, क्रांति हो गया था। क्रांति कब हुई थी, 1789। ठीक है, यहां से लिए गए कौन सी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहां से, फ्रांसीसी क्रांति से। और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से, रूस की क्रांति से। ठीक है, तो एक बार इसको हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं, साथ ही देखो इसको अंतर मन में उसको मतलब ग्रहण भी करो कहीं ना कहीं।
आपका ये दायित्व बनता है। देखो 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, और यदि आप सरकारी विभागों में आप जब नौकरी पर जाएंगे तो आपको उसकी शपथ भी दिलाई जाएगी, ठीक है। शपथ तो हर कोई लेता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करता। शपथ हर कोई लेता है ना। तो आपको इसको समझते हुए, अब आप जब भविष्य में कभी शपथ लेते हैं ना इस चीज की, तो आपने शब्दों को समझते हुए, एक एक शब्द आपने समझते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार देखो पूरा इसको रिवीजन करते हैं। क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो जनता है वो क्या है, सर्वोपरि है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, एक ही शब्द है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, कहां से लिया गया, रूस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, कौमा, विचार, न्याय देखो 3 तरह का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता, कौन सी, 5 तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए क्या क्या, देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, विश्वास एक छोटा था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए, ठीक है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ठीक है, तो क्षमता कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके मूल्य, मतलब उसका जो व्यक्ति है उसका जो नैतिक जीवन है उसका ह्रास नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब व्यक्ति की जो, मतलब कहेंगे व्यक्ति को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, देखो एकता और अखंडता सुनिश्चित कहां से होगी, जब भाईचारा होगा। अगर आपस में लोग लड़ गए, ठीक है, तो मौलाना ये फलाना ढिमका धार्मिक लड़ाई हो रही है या फिर ऐसे जातिगत लड़ाई हो रही है, तो इससे क्या देश बटेगा, फिर अखंडता भी तो समाप्त तो होगी ना। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ये क्या है, खंडित हो गए ना, अखंड नहीं रहा ना, अखंड भारत नहीं रहा ना। खंडित क्यों हुआ, क्योंकि जब भाईचारा नहीं रहा तभी तो खंडित हुआ। अगर भाईचारा रहा, यदि एकता रही तो अखंडता खुद ही रहेगी। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब ऐसा भाईचारा बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपने देखा कि 4 तरह की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। अब एक बार आप प्रस्तावना समझ गए हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको 4 तरह की चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या है। शब्द मैं आपको समझा चुका हूं। एक देखो, ठीक है, तो प्रस्तावना में हमने देखा, एक तो ये भारत के लोगों को संपूर्ण शक्ति क्या देता है, प्रदान करता है, ठीक है। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व, ठीक है। प्रस्तावना में क्या क्या तत्व हैं, एक अधिकार, दूसरा न्याय की चर्चा की गई है, ठीक है, दूसरा न्याय है। तीसरा क्या है इसमें, देखो उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है, प्रकृति, सॉरी न्याय नहीं प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। तीसरा उद्देश्य, चौथा तिथि। ये 4 चीजें इसमें आप देखेंगे, ठीक है। अधिकार में क्या आ जाएगा, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान क्या है, भारत के लोगों को शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब संविधान क्या है, भारत के लोगों को शक्ति प्रदान करता है। पहली पंक्ति ही शुरू हो रही है, हम भारत के लोग, ठीक है, यानी कि जनता क्या है, भारत में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। वो वाला शक्तिमान नहीं है जो घूम के आता था, ठीक है। जनता क्या है, सर्वशक्तिमान है भारत में, ठीक है। तो ये भारतीय जनता सर्वशक्तिमान, तो ये अधिकार क्षेत्र यहाँ पर प्रदर्शित करती है, ठीक है। हम भारत के लोग, हमने पढ़ा। उसके पश्चात देखो भारत की प्रकृति, ये घोषणा करते हैं कि भारत कैसा राज्य है। भारत एक कैसा राज्य, देखो एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत कैसा राज्य है, एक तो पंथ, मतलब पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य, साथ ही संप्रभु राष्ट्र, ठीक है। ये इसकी प्रकृति है, भारत की प्रकृति है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये डीप क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि निम्न में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित तत्व नहीं है, इनमें से एक नहीं दे देगा आपको, ठीक है। तो ये तत्व निहित है। देखो प्रकृति कैसी है,
प्रकृति कैसे हो जाएगी, संप्रभु राष्ट्र है भारत, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। अब न्याय कैसा मिले? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले? न्याय मिले, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता कैसे मिले? देखो, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये सबकी स्वतंत्रता मिले, ठीक है। साथ ही देखो, समता कैसी प्राप्त हो? प्रतिष्ठा और अवसर, समता प्राप्त हो। साथ ही एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता यहाँ पर होनी चाहिए। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। ये भी तो उद्देश्य है, देखो, बढ़ाने के लिए, मतलब प्रयास करना है, बढ़ाना है उसको। ऐसा थोड़ा ना कि भाईचारा स्थापित हो गया, दो लोग हैं आपस में भाईचारा बन गया, बस हमेशा ऐसे ही रहेगा। कभी भाई रिश्ते बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं, ठीक है। आप मतलब कई सारे तो पड़ोसियों से लड़ाई भी होती है, पड़ोसी कभी कभी ठीक ठाक मतलब गहरे मित्र भी बन जाते हैं। तो बंधुता बढ़ाने के लिए मतलब हमेशा प्रयास यही करना है कि भाईचारा बना रहे, ठीक है। यदि भाईचारा बना रहेगा आपसी, तो क्या होगा? एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी, हमेशा एकता और अखंडता बनी रहेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य। और साथ ही तिथि, तो इसमें संविधान लागू होने की तिथि भी आती है। कब? 26 नवंबर सन 1949। तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन से हुए थे, नहीं पूछेगा आपको, लेकिन कुछ अनुच्छेद यहीं पर लागू हो गए थे। बाकी संविधान पूरी तरह लागू कब होता है? हमारा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन देखो यहाँ पर तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तिथि निहित है? 26 नवंबर सन 1949। इस दिन कुछ अनुच्छेद इसमें लागू हो गए थे, बाकी शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए। क्यों हुए? क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को हमने अपना पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, वो मनाया था 1930 में पहली बार। तो उसी को यादगार बनाने के लिए हमने 1950 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया था। हालांकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इस दिन इसके कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, जिस कारण हम आज 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। कंप्लीट, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखो, इसमें एक संशोधन हुआ है। इसमें क्या है? एक संशोधन हुआ है। संशोधन, तो कौन सा संशोधन हो? 42वां, ठीक है। 42वां संशोधन हुआ। ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द जोड़े गए। देखो, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, प्लस एकता और अखंडता, ठीक है, अखंडता। तो ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, इसमें शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा 1976 में हुआ था, ठीक है। एक दिन शायद उच्चारण में गलत हो गया था, तो 1976 में ये हुआ था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां 1976 में। इसके अलावा देखो, इससे संबंधित एक वाद है, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। यदि आप बड़ी तैयारी करते हैं ना, मतलब यूपीएससी लेवल की या फिर यूकेपीसीएस इत्यादि आप तैयारी करते हैं, तो आपको ये तो अति महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक क्या है? संविधान है, ठीक है। ये अपने आप में एक संविधान है। इसमें इतने सारे प्रावधान, इतने सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इसी में एक है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है 1973 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना है, ठीक है। भारतीय संविधान का अंग माना है। अब देखो, ठीक है, पहले क्या था कि पहले विद्वानों को ये लगता था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भारतीय संविधान से अलग है, क्योंकि प्रस्तावना अलग है, फिर संविधान पीछे को लिखा गया है ना। तो ये लगता था कि भारतीय संविधान प्रस्तावना जो भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक निर्णय दिया, केशवानंद भारतीवाद, और उसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ही अंग है। अब भारतीय संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 368 के जरिए हो सकता है। जो भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, ठीक है, समय के साथ साथ संशोधन होते रहते हैं, तो माना कि इसमें संशोधन फिर हो सकता है। तभी देखो
जब ये निर्णय आया उसी के पश्चात 1976 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त इसमें देखो बाकी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। ठीक है, इतनी आपको महत्वपूर्ण चीजें हैं जितना आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए प्रस्तावना में, यही है। साथ ही आगे अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। लगभग 10 क्लास हमने पॉलिटी खत्म कर दिया। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। तो आज आपका होमवर्क है पॉलिटी को रिवाइज करना। ठीक है, पॉलिटी को रिवाइज करना आपको क्या आज होमवर्क है। सारे अनुच्छेद आपने देखने हैं, जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको लिखाए थे ना वो सारे आपको कल बिल्कुल याद होने चाहिए। यदि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा होता तो आपको बिल्कुल पूछता अगली क्लास में, लेकिन ऑनलाइन हो तो पूछ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, समझ लो कि मैं आपसे कल उनको पूछने वाला हूँ और किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, आपने सारे अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, सारे के सारे अनुच्छेद जितने लिख रखे हैं। आपको बोलो 49 क्या तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, आपको बोलो 69 क्या आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको बोलो 80 क्या आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। तो इस तरह की आपकी मतलब ऐसे आपने अनुच्छेद याद रखने, बिल्कुल सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, मुखाग्री याद होने चाहिए, आप उंगलियों पर गिना दें किसी को अनुच्छेद, इस तरह से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जितने बोर्ड में मैंने आपको स्क्रीनशॉट आज दिया था। ऐसे ही देखो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जब आप देखेंगे ना 3-4 पेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन सारे महत्वपूर्ण नहीं है भाई। पेपरों में जो आता है वही आपने पढ़ना है, जिसमें देखो पहला कुछ आज देख लेते हैं, देखो अगली क्लास जो आएगी बाकी कुछ वहां पर ही देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब 20-25-30 तो हैं, 10-15 आज देख लेते हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी, नहीं तो ये भी बाकी अगली क्लास में देख लेंगे। वहां पर भी कुछ मैटर जो और है वो भी मैं कवर करा ही दूंगा, क्लास ले ही आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो पहला संविधान संशोधन देंगे फर्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खाली नंबर डालूंगा। फर्स्ट कब हुआ था देखो 1951 में। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भूमि सुधार से, इससे देखो 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। उससे पहले कितनी अनुसूची है, 8 अनुसूची थी। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसके द्वारा ठीक है भूमि सुधार किया गया और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। दूसरा देखो मैंने आपको बताया था एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब का था 1956 का। क्या था, राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन पढ़ाया था ना 7वां संविधान संशोधन अधिनियम प्राचीन काल में कभी आपको एक क्लास में, तो याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इससे राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसको लागू इसमें किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक, तो कब का है 1956 का। फजल अली आयोग की एक रिपोर्ट थी, पढ़ाया था आप लोगों को ना, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, उससे पहले प्रशासनिक आधार पर जो संस्तुतियां दी गई थी उनको खारिज कर दिया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सब चीज आपको पढ़ा रखी है। इसके पश्चात देखो आता ही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, 18वां कब का था 1966 का। ठीक है, 1966 का है। इसके माध्यम से हमने क्या किया था, जो शाह आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर ठीक है पंजाब पेप्सू PEPSU का पुनर्गठन, पेप्सू का पुनर्गठन किया था। ठीक है, जिसमें पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है ये इसका फुल फॉर्म था, इसका पुनर्गठन करके इसको हमने 4 भागों में बांट दिया था, पंजाब, हरियाणा, ठीक है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया था इसको, तो 18वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारे के सारे नहीं याद रखने आपने। ठीक है, उसके बाद देखो 35वां संविधान संशोधन, 35वां क्या था आप सभी लोग जानते हैं। 21वां भी देखो, 21वां महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले 21वां लिख लेते हैं, चलो 21वां क्या था, सिंधी को जोड़ा, सिंधी को, लेकिन ये मैं बार बार लिखा चुका हूं, चलो राजभाषा वाला मैं नहीं लिखाऊंगा, नहीं सॉरी, जो संविधान में भाषा है वो नहीं लिखाऊंगा 8वीं अनुसूची, क्योंकि 2 दिन बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख दिया, आगे नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, 21वां भी है महत्वपूर्ण, जो कि 19 कब का है 67 का है। उसके बाद देखो 35वां है,
जो कि 19 कब का है, 74 का है, ठीक है, 1974, और 36 1975। सिक्किम को सह राज्य बनाया, सिक्किम को सह राज्य बनाया, ठीक है, और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य, सिक्किम को पूर्ण राज्य, ठीक है। 36वां हो गया। अब है 42वां 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे देखो, बहुत सारे चेंजेस इसमें कर दिए गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण देखो मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर। इसमें सबसे पहले तो मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है। मूल कर्तव्य जोड़े गए, कितने थे, 10, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। साथ ही जो अन्य चीजें हैं इसमें, मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए गए। देखो, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अन्य जहां जहां पर चीजें, जैसे 39 का क आया था, वो हमने देखा था, वो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता उसको नहीं है, ठीक है। साथ ही देखो, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष इसमें कर दिया गया, लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया इसमें, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। कितना वर्ष कर दिया, 6 वर्ष इसमें कर दिया गया लोकसभा का कार्यकाल। हालांकि बाद में फिर 5 वर्ष हो गया था, अभी देखेंगे कब हुआ था, ठीक है। आपातकाल प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू किया जाएगा, आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू होगा, ये कर दिया गया। मतलब अभी हमने देखा था ना कि आपातकाल में मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलना आपातकाल लगा दो तो लग जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होता है, ठीक है। आपातकाल पीएम की सलाह पर, लोकसभा कार्यकाल बढ़ा दिया 6 वर्ष, मूल कर्तव्य जोड़े गए, साथ ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया, ठीक है। कई सारे संशोधन इसमें हो गए थे। और साथ ही देखो, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि भाई जो मंत्रिमंडल ने बोल दिया राष्ट्रपति ने वो करना ही करना, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हुई थी, तो इतना, और ठीक है, ये सब चीजें इसमें जोड़ दी गई। इसके पश्चात आया 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके पश्चात कौन सा आया, 44वां संविधान संशोधन आता है तब 1978 में। इसमें देखो, सबसे पहले लोकसभा कार्यकाल क्या गया, 5 वर्ष कर दिया फिर से, ठीक है। दूसरा क्या किया, आपातकाल पीएम की सलाह पर नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा, ठीक है। दूसरा ये बदलाव हो गया, पहला ये बदलाव हो गया, दूसरा ये। तीसरा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया इसमें, संपत्ति का अधिकार हटा दिया इसमें, ठीक है। 44वें में संपत्ति का अधिकार हटा दिया। देखो, लोकसभा कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया, और दूसरा आपातकाल पीएम की सलाह पर नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू होगा, ये व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई। संपत्ति का अधिकार इसमें हटा दिया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति जो किसी भी मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको पुनर्विचार के लौटा सकते हैं, ऐसा भी इसमें, ठीक है, एक बार पुनर्विचार करने का मौका दिया गया। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। और साथ ही देखो, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, ये महत्वपूर्ण है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या जोड़ा गया, ठीक है। पहले आपातकाल, अभी हमने देखा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 प्रकार से लग सकता था, एक बाह्य आक्रमण, या फिर युद्ध, या फिर सशस्त्र विद्रोह। उससे पहले क्या था, आंतरिक अशांति। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले क्या था, आंतरिक अशांति के स्थान पर भी आपातकाल लगाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, इसके माध्यम से इस आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटा दिया गया, और इसके स्थान पर क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। 42वां और 44वां दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका होमवर्क है, आज आपको इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। लोकसभा कार्यकाल को पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। तो आज की क्लास में देखो इतना ही देखते हैं, है ना, आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। एक और लिख लो, चलो, 52वां दल बदल। 52वां कौन सा था, दल बदल,
जो कि 1985 में, ठीक है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 10 में शामिल किया गया इसको, अनुसूची 10 में शामिल, ठीक है। अनुसूची 10 में इसको शामिल किया गया है। तो आप लोगों का जो काम है, देखो, एक तो आपने लाइक करो क्लास को, ठीक है, कमेंट करो क्लास, आपको देखो प्रस्तावना याद हुई कि नहीं हुई, और आपको अनुच्छेद याद हुए कि नहीं हुए, और साथ ही संविधान संशोधन आपको याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी मैं इसको आपको दोबारा से याद कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ। तो कमेंट जरूर करिए क्लास में, ठीक है, लाइक करें, साथ ही शेयर देखो कर सकते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि किसी को इनकी आवश्यकता है क्लासों की, तो आप लोग उस तक जरूर पहुंचाएं। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको पहुंचाने की, क्लास को भी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो वाकई में संसाधन विहीन है, ठीक है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, भाई जो ले सकते हैं आप लोग कोचिंग में जाइए, 2000 रुपये महीना दीजिए, ठीक है, 2 साल अपने बर्बाद कीजिए। मैटर आपको 2 साल में वहां पर भी यही मिलेगा जो यहाँ पर आपको 2-2.5 महीने में मिल जाएगा, ठीक है। ये सच्चाई है, क्योंकि स्वयं मुझे भी इस फील्ड में कम से कम 8 से 9 वर्षों का अनुभव हो चुका है, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ कि कोचिंगों में केवल आपको लूट ही होती है। आप कहीं भी चले जाओ, बेहतर से बेहतर होगा, होते होंगे वहां से सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन क्या है, लूट तो हर जगह होती है, ठीक है। तो तैयारी के नाम पर देखो आपको मतलब इतनी आसानी से ठग लिया जाता है ना, और आप लोग तैयार भी हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन आपको ऑनलाइन भी आपको बेहतरीन सामग्री मिल सकती है, जरूरी नहीं कि मैं ही पढ़ाता हूँ। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इससे भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। जीएस के मामले में बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के नहीं, आपको यूट्यूब में इससे भी बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा जीएस में, है ना। लेकिन आप लोगों को तो आदत है ना, क्यों, पैसा ज्यादा है भाई, तो ध्यान रखिएगा। फ्री का जो महत्व है उसको समझो, और ठीक है, क्लास में कमेंट जरूर करें अपना। आज हम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम तक देख रहे हैं, इसके पश्चात आगे का हम कल देखेंगे, ठीक है। तो देखो 1, 7, 18, 21, 35, 36, 42 और 44 और 52, अभी तक का आपने इतने ध्यान रखने, ठीक है। अनुच्छेद जो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया, तो ये क्या बोलता है, भूमि सुधार से संबंधित चर्चा ही करता है, ठीक है। देखो पहला क्या है, भूमि सुधार, पहला क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, पूरा जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। कब का है, 1951 का, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में। कौन से संविधान संशोधन से, पहले संविधान संशोधन। तो पहला क्या है, 1951 का भूमि सुधार है। 7वां है 1956 राज्य पुनर्गठन, समझाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि पहले भी बता रखा है। 18वां क्या है, साहा आयोग की सिफारिश पर पैप्सू का पुनर्गठन, पहले भी बता रखा है, बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं है। 21वां देखो, सिंधी को जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया, और ये 15वीं भाषा बनी 8वीं अनुसूची की, तो ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। 35वां देखो, सिक्किम को सह राज्य बनाया 1974 में, ये भी पढ़ा रखा है। 36वां क्या, 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य, कौन सा राज्य बना था, 22वां। अब डेट तो आपको पता ही होगी, 16 मई 1975, ठीक है, डेट आपको पता होगी। देखो 42वां क्या, 1976 में, इसको मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान इसको कहा जाता है। प्रस्तावना में संशोधन होता है, ठीक है। मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए, लोकसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ा दिया गया, ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया, आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू कर दिया गया, और जो राष्ट्रपति हैं उनको मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया, मतलब मंत्रिमंडल ने जो बोल दिया राष्ट्रपति उसको मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 चीजें यहाँ पर की गई, और भी थे बहुत सारे, 38 से 40 तक का इसमें चीजें जोड़ी गई थी, जो महत्वपूर्ण हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 44वें में जैसे 42वां ध्यान रखिएगा, ये किसके टाइम पर आया, यहाँ पर पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। यहाँ पर पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, आयरन लेडी। फिर यहाँ पर आई मोरारजी देसाई 1978 में, यहाँ पर कौन थी, मोरारजी देसाई, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको प्रधानमंत्री भी लिख रहा हूँ, ठीक है। 44वें में कौन थे, मोरारजी देसाई। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का ये 1978 है, लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया, संपत्ति का अधिकार समाप्त करके उसको अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अब राष्ट्रपति को एक बार वो मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार करे लौटा सकते थे, और आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगाया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन में आया, 44वें संविधान संशोधन में आ गया। यहाँ तक आपको याद हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन क्या है, दल बदल से संबंधित, जो कि 1985 का है, और इससे अनुसूची 10 जोड़ी गई, ठीक है, अनुसूची 10 इसमें जोड़ी गई। दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल 1985, अनुसूची 10 इसमें शामिल की गई। तो इतना आपको अब याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो आज का, ठीक है। आगे हम कल देखेंगे इससे आगे के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के स्रोत, कुछ महत्वपूर्ण मामले, ठीक है। तो क्लास
आएगी उसकी आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर समय नहीं लगा तो सोमवार को आएगी, लेकिन क्लास आपकी अवश्य आएगी, ठीक है। पॉलिटी की एक लास्ट क्लास जो आएगी आपकी, कंप्लीट पॉलिटी आपका फिर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी आप लोग करते रहिए, होमवर्क अपना कर लीजिएगा। धन्यवाद।